तो शैल वी स्टार्ट? तो चलो बच्चों, आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए थे कि लॉ के सोर्सेस क्या होते हैं, लॉ कहाँ से आता है। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है, यूट्यूब पे वो क्लास है मेरी, ओके। तो बेसिक मैंने उस दिन बताया था कि लॉ कैसे बनता है, कैसे बिल जो है वो एक्ट में कन्वर्ट होता है। ये सारी चीज़ें कुछ बेसिक्स जो है मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। और आज जो है मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सभी का। इनफैक्ट ये टॉपिक ऐसा है जो CA में सब में आता है और सब में वेटेज रखता है, ओके। और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आई एम स्टार्टिंग विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना बच्चे, यहाँ पे छोटी सी चीज है लेकिन तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर होते हैं तुम्हारे। ये जहां पर कैपिटल ए आता है ना एक्ट में, वो तो है कानून, और जहां मैं इसको लिख दूं ना ऐसे एक्ट, इसका मतलब होता है फिर एक्शन। तो इस चीज को याद रखना कि एक्ट को कभी भी छोटे ए में नहीं लिखना है। यू ऑलवेज हैव टू राइट इट विद कैपिटल ए, ठीक है। फिर आगे देखो, मैंने इसमें ईयर लिखा है 1872। हर एक्ट का एक साल होता है। जैसे तुम्हारा हैप्पी बर्थडे होता है ना भाई। अगर जो बच्चा जो है 1919 में पैदा हुआ, ठीक है, तो यानी कि हम क्या बोलेंगे उसको कि उसका इस पृथ्वी पे आने का, उसके जन्म का क्या साल है? 1990। तो इसी ढंग से हर एक्ट का भी तो जन्म होता है ना, उसका जन्म पार्लियामेंट में होता है, ठीक है ना। तो बस इतना ही फर्क है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जब एक एक्ट का बर्थ हुआ, जब एक एक्ट का जन्म हुआ, तो उसके भी तो जन्म की तिथि होगी, उसका भी तो हैप्पी बर्थडे की एक डेट होगी ना। तो हैप्पी बर्थडे की जो डेट होती है ना, वो एक्ट के आगे लिखी जाती है, यानी कि कौन सा साल? 1872। अब देखो, हम इंसानों में क्या होता है, हमारी तो एक ही हैप्पी बर्थडे की डेट होती है। या तुम में से कोई ऐसा है जो साल में 2 बार बर्थडे बनाता है कोई? नहीं जी, साल में एक ही बार बर्थडे बनता है, ठीक है। लेकिन एक्ट की हम कहते हैं हमेशा 2 तिथि होती है, 2 डेट्स होती है। देयर आर ऑलवेज 2 डेट्स इन एवरी एक्ट इन इंडिया। वो 2 डेट्स क्यों होती है? एक डेट होती है जिस दिन वो पार्लियामेंट से पास हुआ, ठीक है, और एक डेट होती है उसकी एप्लीकेबिलिटी की डेट। एप्लीकेबिलिटी की यानी कि किस दिन से वो लागू हुआ, एकदम हुआ कि भाई एक्ट आज बना, ठीक है। दूसरा कि ये एक्ट किस दिन से एप्लीकेबल हुआ। तो ये 2 अलग अलग डेट्स होती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी क्या होंगी? 2 डेट्स होंगी। देखो, दोनों डेट्स मैं लिख रही हूं। फर्स्ट इज डेट इनेक्टेड, April 1872। साल वही है 1872, ठीक है। दूसरा डेट कमेंस्ड, 1 September 1872। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून सुष्मिता, आंचल, रामा। हाँ जी, 2 डेट्स। पहले फटाफट मेरे साथ याद करो। डेट इनेक्टेड, हाँ जी, यानी कि बना किस दिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? 25 अप्रैल 1872। और ये लागू किस दिन से हुआ? एप्लीकेबल किस दिन से हुआ? कमेंस किस दिन से हुआ? 1 सितंबर 1872। साल देखो दोनों में सेम ही है, लेकिन डेट्स क्या है यहाँ पर? अलग अलग है। इसकी 25 अप्रैल है और इसकी 1 सितंबर है। बच्चे, इन दोनों डेट्स में जनरली 2 से 6 महीने का गैप आ सकता है, क्योंकि बना और उसके बाद जब सरकार उसको लागू करती है तो उसके बीच में कुछ गैप आता ही आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने का गैप आ गया यहाँ पे, ठीक है। चलो, दूसरी चीज, अब ये तो हो गई इसकी हैप्पी बर्थडे की डेट्स। आपकी और मेरी तो एक ही हैप्पी बर्थडे की डेट होती है, इनकी 2 डेट्स आ गई एक्ट साहब की, ठीक है। अब हर एक्ट में टोटल सेक्शंस भी होते हैं, ठीक है। देखो, टोटल सेक्शंस। अब सेक्शंस का क्या मतलब है? सेक्शंस का मतलब है भाई, जैसे आपकी कोई भी बुक होती है ना, तो नंबरिंग होती है, नहीं होती? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक्ट में भी तो होगी, तभी तो अगर मुझे कोई चीज ढूंढनी है तो मैं ढूंढूंगी,
भाई अगर सपोज करो मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये देखना है कि कंसिडरेशन के बारे में कहाँ लिखा गया है, ठीक है, तो मैं उसके रेलेवेंट सेक्शन में जाऊंगी, ठीक है ना भाई। अगर आपकी पेज आपकी बुक में सपोज करो नंबरिंग ना हो तो कितना मुश्किल है कोई टॉपिक ढूंढना। तो इसी ढंग से हर एक्ट में भी तो नंबरिंग होती है, पॉइंट्स होते हैं 1 2 3 से, ठीक है, और हमेशा हर एक्ट में सेक्शन 1 से ही स्टार्ट होता है, फिर वो नंबरिंग जो है वो चलती है। तो इस ढंग से हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल कितने नंबर्स हैं, दैट इज 238, 238 सेक्शन है, यानी कि मेरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कितने नंबर्स में डिवाइडेड है, 238 में। 1 से लेकर 238 तक जो है सीक्वेंस हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चलेगा। पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अभी तुम्हारे फाउंडेशन लेवल पे नहीं है, तो टेंशन में मत आ जाना, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट इसमें आता है एक्सटेंट, यानी कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ है। देखो बच्चे, पहले ये ना मैटर करता था क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम एक्ट है वो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होते थे, है ना, आपको पता है ना। लेकिन अब आर्टिकल 370 हट गया, सबको पता है, और आर्टिकल 370 जब हटा है तो यानी कि अब सारे हिंदुस्तान के एक्ट कहाँ एप्लीकेबल होने लगे हैं, JNK में भी एप्लीकेबल होने लगे हैं। अच्छा, किसी को पता है वैसे आर्टिकल 370 क्या होता है? एनीबडी नोज? बता सकते हो मुझे? हाँ जी, कैन एनीबडी टेल मी क्या था ये आर्टिकल 370 जिसके हटने से अब हिंदुस्तान के सारे एक्ट JNK पे भी एप्लीकेबल होने लगे? स्पेशल स्टेटस टू JNK। देखो मैं तुम्हें ब्रीफ में बताती हूँ बच्चे। पहले ना जम्मू एंड कश्मीर अलग हुआ करता था और वहां के राजा होते थे हरिचंद। अब भाई डिवीजन हुआ, हिंदुस्तान बना, पाकिस्तान बना, JNK अलग था, ठीक है। तो अब पाकिस्तान क्या करता था कि JNK में बार बार हमले करता था। तो राजा हरिचंद ने जो है मदद मांगी, किससे? हिंदुस्तान से, कि उस समय नेहरू जी थे, कि उनसे मदद मांगी गई। तो मदद मांगी गई तो भाई हरिचंद ने कहा कि भाई ठीक है चलो हम विलय कर लेते, यानी कि हिंदुस्तान का और JNK का क्या कर देते, मर्जर कर देते। बट हरिचंद ने सोचा कि इससे पहले मैं अपनी जनता से भी पूछ लूं कि मेरी जनता क्या चाहती है। तो हरिचंद ने जो है वो पूछा वहां के रहने वाले लोगों से कि भाई आप बताओ कि क्या हम हिंदुस्तान में मिल जाएं, तो फिर वहीं के सारे कानून चलेंगे। तो वहां की जनता ने कभी मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे कानून हमारे हिसाब से चले, क्योंकि भाई हमारा एक अलग से राज्य है, एक स्पेशल स्टेट है, तो हमारे कानून हमारे हिसाब से चले। तो राजा हरिचंद ने ये प्रपोजल रखा कि भाई हम मिल तो जाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन हमारे स्टेट के क्या चलेंगे, अलग कानून चलेंगे, ठीक है। तो अब इस चीज को, यानी कि इस पॉइंट को कि JNK में अलग JNK का कानून चलेगा, हिंदुस्तान का कानून नहीं चलेगा, इसको एज अ आर्टिकल 370 क्या दे दी गई, जगह दे दी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और तब से वो चला आ रहा है, जो कि अब जाके हटा है, ठीक है ना। इसी के कारण JNK जो है वो डेवलप नहीं हो पाता था। तो ये आर्टिकल 370 हटा है, तो अब सारे एक्ट कहाँ एप्लीकेबल है, हमारे हिंदुस्तान में, यानी कि एंटायर JNK में एप्लीकेबल है, ठीक है जी। चलो तो याद रहेगा ना, अगर किसी पुरानी बुक में तुम्हें मिल भी जाए ना एक्सेप्ट JNK, तो अब वो नहीं है, ठीक है। चलो तीसरी चीज इसमें आती है चैप्टर्स। अब देखो टीचर पढ़ाते हैं तो कहते हैं ना चलो आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, चलो जी आज हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक कुछ और होगा और चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक कुछ और होगा, ऐसे ही होता है ना। तो इसी ढंग से हर एक्ट में क्या होते हैं, चैप्टर्स होते हैं। देखो मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज समझाती हूँ। जैसे सपोज करो मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही ले रही हूँ, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चैप्टर 1 आ गया, फिर चैप्टर 2 आ गया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करते 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 इसमें 10 तक चैप्टर्स हैं, ठीक है। और नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, 1 से, यानी कि सेक्शन 1, फिर सेक्शन 2, ऐसे करते 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 सपोज करो यहाँ पे जो सेक्शन है आपका 20 तक आ गया, अभी मैं रैंडमली ले रही हूँ। फिर सेक्शन 21 से यहाँ शुरू हो गया, फिर सपोज करो सेक्शन 30 तक यहाँ आ गया, इस ढंग से। फिर सेक्शन 31 से लेकर सेक्शन 60 तक यहाँ आ गया। इस ढंग से हमारे सेक्शन की सीक्वेंस नहीं टूटती है। अब मुझे ये पता है कि भाई अगर मुझे सेक्शन 32 देखना है तो वो कौन से चैप्टर में होगा,
चैप्टर 3 में। बस समझ में आ रही है ना? एक छोटी सी चीज है बेसिक, मैं तुम्हें बेसिक चीजें भी बता रही हूँ ताकि तुम्हें ये तो पता चले कि लॉ पढ़ना कैसे है। तो पूरा एक्ट तो मेरे कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड? 10 चैप्टर्स में डिवाइडेड। और मेरे सेक्शन 1 से लेकर यहाँ पे किस पे एंड हो रहा है? अभी मैंने बताया कि कितने सेक्शंस हैं? 238, यानी कि 1 से लेकर 238। और ये किस में चलेंगे? ये सीक्वेंस में चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर में दोबारा से नंबर 1 स्टार्ट हो जाएगा, वो नहीं होगा। ठीक है जी, क्लियर है सबको? चलो, तो चैप्टर्स कितने हुए हमारे यहाँ पे टोटल? 10 चलो अब फटाफट ये सारी चीज एक बार मुझे दोबारा से क्विकली मुझे आंसर करोगे बिना देखे। चलो जी, मैं ये हटा रही हूं। ठीक है, अब आंसर के लिए तैयार हो जाना। डेट इनेक्टेड, फटाफट बताओ क्या डेट है? डेट इनेक्टेड, आंसर करो। और सबने आंसर करने, थोड़े से उंगलियों को कष्ट देना पड़ेगा। वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं मेरे पास। यस, वेरी गुड। 25 अप्रैल 1872 डेट कमेंस्ड। हाँ जी, डेट कमेंस्ड। वेरी गुड, आंसर आ गया मेरे पास। रामा का सबसे पहले आंसर आया 1 सितंबर। यस, वेरी गुड, 1 सितंबर। अच्छा, टोटल चैप्टर्स कितने हैं? फटाफट बताओ टोटल चैप्टर्स। तरुण का सबसे पहले आंसर आया 10, मल्लिका, कीर्ति 10 10 10 10 10। चलो जी, ठीक है। अच्छा जी, सेक्शंस बताओ फटाफट, कितने सेक्शंस हैं? रामा का सबसे पहले 238। वेरी गुड। मल्लिका, कीर्ति, आदित्य 238। यस, जैस्मिन 238। ओके, एक्सटेंड बताओ, कहाँ कहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल है? हाँ जी, फटाफट। ऑल स्टेट्स, ऑल स्टेट्स कहाँ के? ऑल स्टेट्स, ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है जी, चलो, तो ये बेसिक चीजें याद होगी ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बड़ी जरूरी है, जब भी कोई एक्ट पढ़ते हैं तो ये 3-4 चीजें पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक्स पे। चलो जी, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है जी, मैं यहाँ पे ना कुछ वर्ड्स भी लिख रही हूं आपके सामने। ये अच्छा सा कलर ले लेते हैं। चलो जी, प्रॉमिस, एग्रीमेंट, तो थोड़ा सा माथा घूमना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जी, ये सब आपस में तुम्हें मिलते जुलते भाई बहन लग रहे हैं या अलग अलग लग रहे हैं, या तीनों जो है तुम्हें तिड़वा लग रहे हैं? तिड़वा पता है ना, जैसे जुड़वा होते हैं वैसे तिड़वा। हाँ, ऐसे ऐसे ही होता होगा, पता नहीं मुझे भी। ठीक है, हाँ जी, तो ये तीनों एक ही चीज है, अलग अलग लग रहे हैं तुम्हें, या तुम्हें लग रहा है मैम कुछ भी कह दो की फर्क पैदा है? हाँ जी, बताओ। अलग अलग, हम दोनों हैं, अलग अलग हम दोनों हैं, जुदा जुदा। अच्छा जी, तो कुछ बच्चों को जुदा जुदा भी लग रहे हैं, कुछ बच्चों को सेम सेम भी लग रहे हैं। अच्छा, चलो जी, अब इसमें हम बात करते हैं। चलो, सबसे पहले ना, अभी इनको लिखते नहीं है, पहले कुछ अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अच्छा जी, सपोज करो तुम्हारी मम्मी ने सुबह सुबह तुम्हें उठा दिया। वैसे तुम्हें सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, और अब ये जब से ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, हम जा तो रहे नहीं है, ना स्कूल, ना कॉलेजेस, ना कोचिंग सेंटर, बड़े सोते रहते हैं, है ना। बड़ी प्यारी हो गई है नींद वाली। मम्मी ने ऐसे में तुम्हें सुबह सुबह 6 बजे उठा दिया। अरे बेटा, घर में ना दूध भी खत्म है, ब्रेड भी खत्म है, और एग्स भी खत्म है, जा फटाफट मदर डेयरी से लेकर आओ। बड़े बेमन से उठे ना। मम्मी ना बस मुझे ही भेजती रहती है, बड़े भाई को कुछ नहीं कहती, मैं छोटा हूँ ना, मैं ही पिसता हूँ। तुम बड़बड़ाते हुए बेमन से किसके पास पहुंचे? तुम मदर डेयरी वाले के पास। मदर डेयरी वाले को तुमने कहा भैया 1 ब्रेड दे दो, 6 अंडे दे दो और 1 लीटर दूध दे दो। ठीक है, मदर डेयरी वाले ने तुम्हें सारा सामान एक पॉली बैग में बांध के दे दिया। ठीक है, तुमने उसको पैसे दिए, तुम घर आ गए, तुमने सैनिटाइज किया। आज की डेट में तो बड़ा जरूरी है भाई, तुमने वो पॉली बैग क्या किया? सैनिटाइज किया और तुमने मम्मा को दे दिया। अच्छा, अब इस इंसिडेंस में मुझे बताओ, तुम्हें कुछ अनयूजुअल लग रहा है? कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई अग्रीमेंट, कोई प्रॉमिस, कुछ ऐसा हुआ क्या इसमें? या तुम्हें मैम क्यों दिमाग खा रहे हो?
एक तो मम्मी ने सुबह सुबह उठा दिया, ऊपर से आप पता नहीं अंडे दूध ब्रेड में पता नहीं क्या अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉमिस ढूंढ रहे हो। हाँ जी, कुछ है क्या इन तीनों में से, या तीनों है? हाँ जी, चलो आंसर करके बताओ फटाफट। कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, आदित्य का मेरे पास आंसर आया है। कीर्ति कॉन्ट्रैक्ट, ओके चलो जी, मेरे पास 2-3 आंसर तो आए हैं। वैसे तो मुझे अच्छा लगेगा अगर सब आंसर करेंगे। तो अग्रीमेंट, चलो अब देखो, जब तुम मदर डेयरी वाले के पास गए तो तुमने उसे क्या दिया? ऑफर दिया कि मैं तुमसे दूध अंडे ब्रेड खरीदना चाहता हूँ। ऑफर ही तो था, है ना? मना भी तो कर सकता था वो, नहीं है भाई या मेरी दुकान बंद है मैं नहीं बेचता, है ना? बट जब उसने तुम्हें सारा सामान दे दिया तो उसने तुम्हारे ऑफर का क्या कर लिया? एक्सेप्टेंस कर लिया, है ना? तुमने ऑफर दिया कि मैं ये खरीदना चाहता हूं, उसने एक्सेप्टेंस दे दी कि हाँ मैं ये बेचना चाहता हूं, ठीक है? और जो पैसे तुमने दिए वो इस ट्रांजैक्शन का क्या हो गया? कंसीडरेशन हो गया, ठीक है ना भाई? तो यहां पर हम ये कहते हैं कि ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, तो तुम दोनों यानी कि तुम और मदर डेयरी वाला आपस में एक प्रॉमिस में बंध गए ना। किस ढंग के प्रॉमिस में? तुम उससे क्या प्रॉमिस कर रहे हो कि भाई तुम सामान खरीदोगे, वो तुमसे क्या प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ मैं सामान बेचूंगा। तो जहां ऑफर और एक्सेप्टेंस मिली वहां पे तो क्या बन गया? एक प्रॉमिस बन गया ना। देखो सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है? देखो सबसे पहले ऑफर को ना बच्चे लीगल लैंग्वेज में प्रपोजल बोला जाता है, ठीक है? अब ये तो तुम्हारी तरफ से हो गया कि भैया मुझे इतना सामान खरीदना चाहता हूं मैं। अब मदर डेयरी वाले ने तुम्हें क्या दे दी? एक्सेप्टेंस। तो ये क्या बन गया भाई? ये बन गया प्रॉमिस। वादा कर दिया ना तुम दोनों ने एक दूसरे से, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। अब देखो, चलो जी, अब ये वादा तो हो गया। अब मुझे किसी एक बच्चे ने, मल्लिका ने बोला कि मैम ये अग्रीमेंट है, तो मैंने मल्लिका के आंसर को भी यस किया। मैंने कहा हाँ जी मल्लिका जी आप तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल है जी ये अग्रीमेंट। लेकिन मैम आपने तो अग्रीमेंट कहीं लिखा ही नहीं। अच्छा, तुमने जो उसे पैसे दिए दूध वाले को, वो तो मैंने इसमें कहीं लिखे ही नहीं। जब तुम्हारे इस प्रॉमिस में, देखो, जब तुम्हारे इस प्रॉमिस में क्या मिल गया? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है लेन देन, जो भी आदान प्रदान तुम कर रहे हो। पैसे दिए ना तुमने, और उसने उन पैसे के बदले तुम्हें क्या दिया? दूध अंडे ब्रेड। तो मदर डेयरी वाले के लिए कंसिडरेशन क्या? पैसे। तुम्हारे लिए कंसिडरेशन क्या? दूध अंडे और ब्रेड। यानी कि जिसको जो मिला वो उसके लिए क्या है? कंसिडरेशन है, ठीक है जी? प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या बन जाता है? अग्रीमेंट। यहां तक अग्रीमेंट तक की बात समझ में आती है ना तुम्हें? ठीक है, सबसे पहले क्या? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हमारा क्या बना? हमारा प्रॉमिस बना। प्रॉमिस में जब हमने कंसिडरेशन जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया? अग्रीमेंट बन गया। तो अभी पहले हम अग्रीमेंट तक ही पढ़ते हैं, पहले इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं, उसके बाद में किस पे आऊंगी? उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट पे आऊंगी। तो देखो, पहले देखो प्रॉमिस, ठीक है? सबसे पहले मैं किसको पढ़ रही हूं? सबसे पहले मैं प्रॉमिस को पढ़ रही हूं। प्रॉमिस में देखो, सबसे पहले व्हाट इज प्रॉमिस? देखो, व्हाट इज प्रॉमिस में जब मैंने यहां पे बात की तो मैंने यहां पे क्या बोला कि भाई व्हेन दी पर्सन, प्रॉमिस की बात कर रही हूं अभी सिर्फ, ठीक है?
when the person to whom the proposal is made signifies his assent. signifies his assent का क्या मतलब है? अपनी मंजूरी देना. the proposal is said to be accepted. a proposal when accepted becomes a promise. तो ये हो गया प्रपोजल नंबर 1. ये दूसरी चीज क्या हो गई? एक्सेप्टेंस. और ये क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया. यही बात तो कर रहे हैं प्रॉमिस की. अभी देखो मैंने क्या इक्वेशन लिखवाई, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. ऑफर का क्या मतलब है? प्रपोजल. तो यहाँ पे वो भी यही कह रहे हैं, व्हेन दी पर्सन टू हुम दी प्रपोजल इज मेड, यानी कि जब तुमने मदर डेयरी वाले को प्रपोजल दिया और उसने अपनी हामी दी, यानी कि सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू, तो यानी कि उसने क्या दे दी? एक्सेप्टेंस दे दी. और जब तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, जब तुम्हारा प्रपोजल मदर डेयरी वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बन गया? ये प्रॉमिस बन गया. तो यही इक्वेशन आ गई ना, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस. हाँ जी, डेफिनेशन एक बार सारे बोलेंगे. आपकी स्क्रीन पे सामने है. अभी अग्रीमेंट की डेफिनेशन मैंने नहीं ली है, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिस की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारा नंबर 1 स्टेप यहां से स्टार्ट होता है. ठीक है जी, बोलो फटाफट. व्हेन दी पर्सन टू हुम दी प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयरटू, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड. सामने वाले ने हामी भर दिया, यानी कि एक्सेप्टेंस दे दी. एंड व्हेन प्रपोजल एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस. हाँ जी, प्रॉमिस की डेफिनेशन सबको याद हो गई, सबको समझ में आ गई. फटाफट मुझे जरा थम्स अप दिखा दो चैट बॉक्स में, या फिर यस 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 करके भेज दो. हाँ जी, फटाफट फटाफट फटाफट. चलो, डेफिनेशन ऑफ प्रॉमिस, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो जी, वेरी गुड. बाकी भी फटाफट फटाफट फटाफट. देखो, टीचर्स तो बच्चों को मोटिवेट करते ही हैं, आंसर देके ना बच्चे भी टीचर को मोटिवेट करते हैं. ठीक है, चलो जी, सबको प्रॉमिस की डेफिनेशन समझ में आती है. चलो, अब प्रॉमिस की डेफिनेशन के बाद कौन सी थी? प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल टू अग्रीमेंट, है ना. यहां पे प्रॉमिस की डेफिनेशन किसमें थी? सेक्शन 2B में. अब हम आते हैं अपने अग्रीमेंट की डेफिनेशन पे. अग्रीमेंट की डेफिनेशन किसमें है? सेक्शन 2E में. देखो, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, एक से ज्यादा वादा भी तो हो सकता है ना. ठीक है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग दी कंसीडरेशन फॉर ईच अदर. दोनों को कुछ मिला ना, तुम्हें दूध अंडे ब्रेड मिले और मदर डेयरी वाले को पैसे मिले, फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट. तो यही इक्वेशन मैंने बोली थी कि प्रॉमिस में जब क्या मिल जाता है? कंसीडरेशन मिल जाता है, तो वो क्या बन जाता है? वो अग्रीमेंट बन जाता है. हाँ जी, देखो दोनों इक्वेशंस जो मैंने तुम्हारी लिखी उनकी डेफिनेशंस तुम्हारे सामने है. एक बार अग्रीमेंट की डेफिनेशन भी हम क्या करेंगे? हम रिपीट करेंगे. सेक्शन 2E, मेरे पीछे पीछे मेरे साथ साथ बोलना है. एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट. वो क्या है? वो अग्रीमेंट है. सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 2E. प्रॉमिस का सेक्शन, हाँ जी, फटाफट मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ. प्रॉमिस का सेक्शन, यस, चलो जी फटाफट. प्रॉमिस का सेक्शन, प्रॉमिस का सेक्शन 2B है बच्चे, 2D नहीं है. 2B 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 2B. हाँ जी, याद हो गया. चलो, अग्रीमेंट का सेक्शन लिखो फटाफट. जब हाथ से लिखते हैं ना तो दिमाग में फिट हो जाता है. 2E 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 2B 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 2E 2E 2E. याद हो गए दोनों? 2B एंड 2E. 2B किसका? प्रॉमिस का. और 2E किसका? अग्रीमेंट का. ठीक है जी, तो ये दो इक्वेशंस तो देखो हमें समझ में आती हैं. चलो जी, देखो, ठीक है, ये दो इक्वेशंस तो आ गई समझ में, लेकिन अभी भी तीसरा वर्ड देखो, ये नहीं आया. पढ़ना तो ये है हमें, एक्ट को हमें इसका पढ़ना है. अब देखो, अग्रीमेंट में ही जब क्या मिल जाता है? एनफोर्सेबिलिटी, तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट.
अच्छा, प्रॉमिस में एक प्रॉमिसर होगा, एक प्रॉमिसी होगा, वो अभी मैं तुम्हें आगे जाके उनकी डेफिनेशंस भी कराऊंगी, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो वो प्रॉमिसर प्रॉमिसी भी हम आगे पढ़ेंगे। वैसे बस जनरली समझ लो कि जो वादा करता है वो प्रॉमिसर, जिससे वादा किया जाता है यानी कि जो रिसीविंग एंड पे होता है वो होता है प्रॉमिस, ठीक है। चलो, बट हम आगे इसको पढ़ेंगे, डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको। चलो अभी हम आते हैं अपनी तीसरी इक्वेशन पे, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। अब समझने वाली चीज ये है कि भैया ये क्या वाला है। अब देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। दो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के नाम क्या लें? करण अर्जुन। चलो जी, करण अर्जुन, ठीक है जी। चलो अब ये जो मिस्टर करण है ना, ये तो बन गए सीए, बड़े ठाट बाट हैं, आलीशान बंगला, लंबी लंबी गाड़ियां, BMW, मर्सिडीज, ये सब तो छोटी मोटी गाड़ी है इनके सामने, लेमोजिन में घूमते हैं, ठीक है जी। बड़ा पैसा, अंधा पैसा इनके पास। अब अर्जुन जी जो है वो खाली ग्रेजुएट बीकॉम, बेचारे फटफटिया चलाते हैं अपनी। अब अचानक एक दिन दोनों एक जगह पे मिल गए, कैफे कॉफी डे में। करण ने कहा अरे अर्जुन, अर्जुन ने कहा अरे करण, अरे वाह यार, आज तो दिल की तमन्ना पूरी हो गई। दोनों का जो है भरत मिलाप हो गया। कॉलेज के दिन याद करने लगे। फिर तभी करण को याद आया यार मेरी तो एक मीटिंग है, और मिलने भी वहां से 5 करोड़ है, मीटिंग भी नहीं छोड़ सकता। 5 करोड़ ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है सीए के लिए, मगर फिर भी कौन छोड़ेगा 5 करोड़, ठीक है ना। तो करण ने कहा मेरी एक मीटिंग है, ऐसा कर एक ना डिनर का प्लान बनाते हैं और अभी फिक्स कर देते हैं, और तू घर आ जा, घर पे आराम से बैठेंगे। करण ने अर्जुन को ऑफर दिया, बोला वेडनेसडे 7 PM डिनर एट माई प्लेस, यानी कि किसके घर पे? करण के घर पे। अर्जुन ने कहा ठीक है भाई, मैं बिल्कुल पहुंच जाऊंगा सही टाइम में, तो माँ वेल लूँ। अच्छा जी, चलो डिसाइड हो गया, सब कुछ हो गया। अब वेडनेसडे मॉर्निंग देखो, करण का दोस्त आ रहा है। तो करण ने सारे नौकरों को बोला आज ना तुम अपनी सारी बिल्कुल धुली हुई, सर्फ एक्सेल से धुली हुई ड्रेसेस पहनोगे, और वो चांदी वाले जितने भी टी सेट्स हैं, डिनर सेट्स है ना, वो निकालो, वो सब चमकवाएंगे। कुक को बोला कम से कम 25 डिशेस बननी चाहिए। और खुद भी करण जी ने बड़ा अच्छा सिल्क का कुर्ता पजामा निकाला और अपने नौकर को बोला भैया ये प्रेस कर देना, मैं यही पहनूंगा, आज तो मेरा दोस्त आ रहा है। तैयारियां शुरू हो गई, अलग अलग वैरायटी के वो बन रहे हैं, खाने बन रहे हैं। करण ने एक बड़ा एक्सपेंसिव गिफ्ट भी लिया अर्जुन को देने के लिए। अब दिखाना भी तो है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाँ तब पैसा है मेरे पास। अब करण को वेट हो रहा है, फटाफट अर्जुन आए, फटाफट अर्जुन आए। अब शाम के 6 बज रहे हैं, सब कुछ डेट 6, करण जी भी अपना कुर्ता पजामा पहन के सिल्क वाला बिल्कुल तैयार है, मतलब ही वांट्स टू फ्लॉन्ट आल्सो कि देखो आई एम सो सक्सेसफुल टुडे। तभी 6:30 बजे अचानक फोन की घंटी बजती है, ट्रिन ट्रिन। अब करण को लगा, लगता है अर्जुन आ गया है, वो घर पूछ रहा है कहाँ पर है। करण ने फटाफट फोन उठाया, हाँ भाई अर्जुन। अर्जुन ने कहा भाई एक प्रॉब्लम हो गई है। करण ने कहा क्या प्रॉब्लम हो गई है? अर्जुन ने बोला यार ना मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, सॉरी आज नहीं आ पाऊंगा, फिर कभी आऊंगा। और अर्जुन ने जो है फोन रख दिया। अब करण को बड़ा गुस्सा है, हाँ देखो मैंने कितनी तैयारियां कर रखी, मैंने छुट्टी ली आज, मेरा एक दिन 2 करोड़ का होता है, इसने तो नुकसान करा दिया मेरा, ऊपर से इतना सारा खाना बना, ये बर्बाद जाएगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा इसे। अब करण जो है ही वांट्स टू सू अर्जुन। सू समझते हो ना, केस फाइल करना चाहता है उसके ऊपर। हाँ जी, अब आप मुझे बताओ कि करण अर्जुन के ऊपर केस फाइल कर सकता है या नहीं कर सकता है? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू। हाँ जी, नो 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 नो, नहीं तो हमारे मुंह से ऐसे निकलता ना, नहीं मैम नहीं। अच्छा जी चलो ठीक है। अच्छा चलो फिर हम तो अपनी इक्वेशंस के हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला इसमें स्टेप क्या है कि क्या होना चाहिए?
ऑफर एंड प्रपोजल। अच्छा जी, है क्या इस ट्रांजैक्शन में, या मैं इसे जो भी बोलूं, इस इवेंट में, इस इंसिडेंट में ऑफर है? यस और नो? बोलो बोलो। यस, कीर्ति का सबसे पहले आंसर आया, नहीं तरुण का आया सबसे पहले, यस। अच्छा, फिर कीर्ति, महेश, रमा, जैस्मिन, मल्लिका, सबका आंसर आ गया यस। एक का आंसर है ये मैम, ठीक है चलो। अच्छा जी, यस आ गया, मान लिया मैंने। ये करण ने ये जो 7 बजे ऑफर दिया था कि मेरे यहाँ डिनर पे, यस दिस इज ऑफर, दिस इज प्रपोजल, बिल्कुल जी। अच्छा, दूसरी चीज क्या एक्सेप्टेंस है? यस और नो? यस 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 यस। हाँ जी, इसमें भी यस आ गया, यस एक्सेप्टेंस भी है। अर्जुन ने बड़ा सीना ठोक के बोला था हाँ जी मैं आऊंगा, यस देयर वाज एन एक्सेप्टेंस। ठीक है जी, अब ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, कंसिडरेशन कमर्शियल नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, करण को सेटिस्फैक्शन मिलता, अर्जुन को खाना खिला के, अर्जुन जो है खाता पीता ऐश करता, ठीक है ना। करण को अर्जुन से गिफ्ट मिलता, अर्जुन को करण से गिफ्ट मिलता। सोशल कंसिडरेशन हम कह सकते हैं, कमर्शियल कंसिडरेशन तो हम नहीं कह सकते। चलो जी, अच्छा अब ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, मैंने कहा चलो जी सोशल कंसिडरेशन भी मान लेते हैं कि दिल को खुशी मिलती, लव एंड अफेक्शन मिलता। लव एंड अफेक्शन को हम वैलिड कंसिडरेशन मानते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो ये क्या था, अग्रीमेंट था या नहीं था? अग्रीमेंट है या नहीं है? फटाफट यस और नो में मुझे आंसर करो, वेदर दिस डील इज अग्रीमेंट और नॉट। अच्छा, इसमें थोड़े मिले जुले आंसर आए हैं, यस नो यस नो यस नो। बच्चे देखो, अग्रीमेंट तो है क्योंकि ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, तो यस दिस इज एन अग्रीमेंट। जब भी हम किसी से कोई वादा करते हैं तो बच्चे वो अग्रीमेंट तो होता है। लेकिन जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? तरुण जी, कंसिडरेशन नहीं है मैम। देखो बच्चे, कमर्शियल कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है, बट हम लव एंड अफेक्शन को, इन सब चीजों को भी हम कंसिडरेशन मानते हैं, ठीक है। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंसिडरेशन मैंने मान लिया कि भाई चलो एक दूसरे से मिलके अच्छा लगता, मन की खुशी होती है, एक दूसरे से गिफ्ट एक्सचेंज करते। अगर हम उनको कंसिडरेशन मान भी ले, क्योंकि कई बार हम ये भी कहते हैं कि जहाँ पे ऑफर है, जहाँ पे एक्सेप्टेंस है, वहां पे अग्रीमेंट तो है, क्योंकि जहां कहीं पे भी प्रॉमिस है वहां पे अग्रीमेंट है, ठीक है। तो कंसिडरेशन में आदान प्रदान तो हो ही रहा था, कुछ कमर्शियल आदान प्रदान नहीं था, मगर सोशल आदान प्रदान था, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये अग्रीमेंट तो है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ जी, कितने बच्चों को लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है? देखो अभी इसी चीज से मैं समझाऊंगी कि जो आपने तरुण जी अभी मुझसे आंसर पूछा ना कि मैम इसमें कंसिडरेशन नहीं है, वो पॉइंट अभी आपको और क्लियर होने वाला है। यस बताओ। नो 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 नो, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ओके 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 ओके, ठीक है जी बच्चे, सबका नो आ गया। यस, ये अग्रीमेंट तो है मगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इस अग्रीमेंट में क्या मिसिंग है? एनफोर्सेबिलिटी मिसिंग है। तो होंगे मैम एनफोर्सेबिलिटी क्या होती है? एनफोर्सेबिलिटी का मतलब होता है बच्चे लीगल इंटेंशन। लीगल इंटेंशन कोई सच कहीं डेफिनेशन में नहीं दी है, ये आपको केस के फैक्ट से जाननी पड़ेगी कि लीगल इंटेंशन है या फिर लीगल इंटेंशन नहीं है, ठीक है। अब जैसे इसी में देखो, अपने ये जो मैंने तुम्हारे सामने एग्जांपल लिया, ऑल्दो भी मैं इस पे केसेस भी कराऊंगी तुम्हें, बट तुम इसी एग्जांपल पे लो। क्या जब करण ने ऑफर दिया था अर्जुन को कि भाई तू मेरे यहाँ आ, तो क्या कहीं पर भी करण के दिमाग में ये बात थी कि अगर ये नहीं आया तो मैं इसके ऊपर केस फाइल कर दूंगा? या कहीं पर भी करण और अर्जुन आपस में एक दूसरे के साथ लीगली कहीं बाइंड होना चाह रहे थे, या ये एक सोशल अग्रीमेंट था? हाँ जी, दिस इज व्हाट अ सोशल अग्रीमेंट। या फिर इन दोनों के माइंड में कहीं लीगल इंटेंशन थी कि भैया इसने अच्छा खाना नहीं खिलाया ना तो केस फाइल कर दूंगा?
ये नहीं आया ना तो केस फाइल कर दूंगा। ऐसी कोई इंटेंशन थी इनकी ऑफर एक्सेप्टेंस के टाइम पे? नहीं थी। और जब आपकी लीगल इंटेंशन नहीं होती तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या बन के रह जाता है? सोशल अग्रीमेंट। बात समझ में आती है? तो सोशल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, यानी कि लीगल इंटेंशन नहीं है। इसका क्या मतलब होता है? नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि जो लॉ की आईज में एग्जिस्ट नहीं करता। अब तो अगर करण इस चीज को लेकर कोर्ट में जाएगा कि देखो माय लॉर्ड आया ही नहीं, तो पहले तो जज हंसेगा, ठीक है ना। जज भी क्या बोलेगा? भाई इसमें कोई लीगल इंटेंशन नहीं है, ये तो सोशल अग्रीमेंट है, और सोशल अग्रीमेंट्स को लॉ कंसिडर नहीं करता है एज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जहां एनफोर्सेबिलिटी नहीं है वहां पे केस तो फाइल हो ही नहीं सकता है। बात समझ में आती है सबको? ठीक है ना। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि जिस भी अग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया मेरे पास मल्लिका जी का, मैम जो मिल्क वाला एग्जाम्पल था वो कॉन्ट्रैक्ट है? यस, मिल्क वाला एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट है बच्चे। अगर उसके दूध, अंडे, ब्रेड खराब निकले तो तुम अभी जाके सबसे पहले लड़ोगे उससे, और उसके ऊपर केस भी फाइल करने का अधिकार है तुम्हारे पास। तुमने पैसे देके सामान खरीदा है, वो एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन थी। लीगल इंटेंशन हमारी होती है जब भी तुम किसी से कोई सामान खरीदते हो या किसी को सामान बेचते हो, तो क्या तुम्हें नहीं पता होता कि भैया सामान खराब हुआ तो जाके सर फोड़ेंगे, केस भी फाइल कर देंगे। तुमने टीवी खरीदा और टीवी खराब निकला तो क्या केस फाइल करने का तुम्हारे पास अधिकार नहीं है? वहां लीगल इंटेंशंस होती हैं, हमारी एज्यूम्ड होती है कि सेल परचेज में लीगल इंटेंशंस हैं। ठीक है जी, चलो तो यहां तक ये बात समझ में आई, एनफोर्सेबिलिटी। अब सपोज करो तुम्हारे यहाँ कोई शादी का कार्ड देके जाता है, ठीक है, वो बड़े उससे कह के जाते हैं नहीं नहीं आप आइएगा, ठीक है, आप भी कहते हो हाँ 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 हम आएंगे, और फिर अगर तुम शादी में नहीं जाते हो तो क्या वो आता है तुमसे कहने भैया चलो एक प्लेट के पैसे निकालो, तुम आए नहीं, प्लेट बर्बाद हुई तुम्हारी? नहीं, सोशल अग्रीमेंट। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी से प्रॉमिस किया कि मैं दिवाली पे सिल्क की साड़ी गिफ्ट करूंगा, तुम्हें ला के दूंगा तुम्हें, पक्की बात है, भूल गए, मम्मी केस फाइल करेंगी। सोशल अग्रीमेंट्स, ऐसे सोशल अग्रीमेंट्स हम बहुत करते हैं। आपने अपने फ्रेंड से वादा किया यार मैं तेरे साथ मूवी देखने चलूंगा, मगर तुम नहीं गए। तुमने अपने फ्रेंड को कहा था चल ठीक है यार मैं पढ़ने के लिए अपनी बुक तुझे दे दूंगा, मगर उसने नहीं दी, सॉरी तुमने नहीं दी। तो ये सारे सोशल अग्रीमेंट्स हैं, इनमें प्रॉमिस तो है, ये अग्रीमेंट्स तो हैं, मगर ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं। हाँ जी, यहां तक बात सबको समझ में आती है? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? लीगल ऑब्लिगेशन, देखो लीगल ऑब्लिगेशन को समझने के लिए अब मैं तुम्हें 2 केसेस और करा रही हूं, उससे तुम्हें लीगल ऑब्लिगेशन एकदम क्लियर हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट की देखो डेफिनेशन ही क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? agreement enforceable by law, सेक्शन 2D। तो कॉन्ट्रैक्ट की तो भैया डेफिनेशन ही यही है कि ऐसा अग्रीमेंट जिसमें एनफोर्सेबिलिटी है। तो यही वाली देखो इक्वेशन आ गई, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। अब इस एनफोर्सेबिलिटी को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं हम 2 केसेस से, ठीक है। देखो पहला केस मैं ले रही हूं बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। अब देखो बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर की बात करूं तो दोनों का सरनेम सेम है, मियां बीवी है, हस्बैंड वाइफ है। अब इसमें जो हस्बैंड साहब हैं वो सिलोन में काम करते हैं, श्रीलंका में एक जगह है, ठीक है। अब ये हस्बैंड और वाइफ जो है ये घूमने आते हैं कहाँ पे? इंग्लैंड में। अब जब ये इंग्लैंड में पहुंचते हैं तो वहां जाके वाइफ जो है वो बीमार पड़ जाती है। अब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं उसको,
तो डॉक्टर कहता है नहीं नहीं नहीं, अभी तो ये वापस सैलून नहीं जा सकती, शी कैन नॉट ट्रैवल, अभी तो नहीं, यही रेस्ट करना पड़ेगा। अब हस्बैंड को चिंता हो गई कि भैया अगर मैं इतने दिन यहाँ रुका तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी सैलून में। तो वाइफ ने बोला, वाइफ बड़ी समझदार थी, वाइफ ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ अपना ऑफिस रिज्यूम करो और मैं यहाँ पे रहकर अपना इलाज करा लूंगी, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं आ जाऊंगी। तो हस्बैंड ने कहा नो नो हनी, तुम कैसे रहोगे अकेली। वाइफ ने कहा नहीं नहीं ओके आई मैनेज। तो हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया कि वो उसको पर मंथ 30 पाउंड्स बेचेगा। भाई वाइफ को अपने इलाज के लिए, खाने पीने के लिए, सबके लिए पैसे तो चाहिए ना। तो हस्बैंड प्रॉमिस्ड हर 30 पाउंड्स पर मंथ। ठीक है जी, चलो जी। अब वाइफ के पास जो है इनिशियली कुछ मंथ तक तो ये पैसे आए, वाइफ अभी भी ठीक ही नहीं हुई है, रिकवरी में उसको टाइम लगेगा। अब कुछ टाइम के बाद ये पैसे नहीं है, तो वाइफ को चिंता हो कि भाई मेरा हस्बैंड ठीक है ना। तो वाइफ ने फोन किया हस्बैंड को, भाई इस बार तुम्हारे पैसे नहीं आए, तुम ठीक हो ना। तो हस्बैंड ने कहा आएंगे भी नहीं। वाइफ ने कहा व्हाई, व्हाट हैपेंड। हस्बैंड ने कहा भाई नाउ तो अब कोई और आ गया मेरी लाइफ में, तो सॉरी, अब यू गेट लॉस्ट। अब वाइफ को गुस्सा है, वाइफ ने कहा तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया। और कोर्ट में उसने क्या बोला कि भाई माय हस्बैंड हैज प्रॉमिस्ड मी टू पे 30 पाउंड्स पर मंथ और वो ये मुझे दे नहीं रहा है, तो इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, तो इसे पनिश किया जाए और मुझे पैसा दिलवाया। ठीक है, केस समझ में आ गया ना सबको। व्हाट इज द केस, हस्बैंड वाइफ है, दोनों इंग्लैंड आए हैं, वाइफ बीमार पड़ गई है, हस्बैंड ने वाइफ से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 30 पाउंड्स क्या करूंगा, पर मंथ पे करूंगा ताकि तुम अपना खर्चा पानी चला सको। इनिशियली उसने पे भी किया, बट कुछ टाइम के बाद उसने ये पैसा देना बंद कर दिया। तो वाइफ ने उसके ऊपर केस फाइल कर दिया कि भाई ये पैसा तो तुम्हें मुझे देना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड मी। अब आप मुझे ये बताओ, हाँ जी, इज देयर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, यस, इज देयर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, यस और नो? यस 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 यस। अच्छा जी, चलो, ऑफर एक्सेप्टेंस है, मान लिया हस्बैंड ने कहा मैं 30 पाउंड्स देना चाहता हूँ, वाइफ ने कहा ठीक है मैं लेना चाहती हूँ, ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, 30 पाउंड्स जो है कंसिडरेशन भी है, अग्रीमेंट तो है, आई अग्री। अब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मुझे इसमें क्या चाहिए, एनफोर्सेबिलिटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये है क्या, एनफोर्सेबिलिटी है क्या? हाँ जी बताओ, क्या इसमें एनफोर्सेबिलिटी है क्या? जब हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था कि मैं 30 पाउंड दूंगा और जब वाइफ ने कहा था कि ठीक है मैं लूंगी, क्या दोनों के दिमाग में लीगल इंटेंशन थी कि क्या वाइफ ने सोचा था कि अगर इसने पैसे नहीं दिए तो मैं इसके ऊपर केस फाइल कर दूंगी? हाँ जी, अब आंसर आ रहा है नो नो नो, कोई लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं थी, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी इनके दिमाग में। क्यों? क्योंकि ये तो उस समय तो प्यार मोहब्बत में थे, प्यार मोहब्बत वाले तो सोशल अग्रीमेंट्स होते हैं। तो जब ये फैक्ट्स कोर्ट के सामने आए तो कोर्ट ने कहा ठीक है जी ये अग्रीमेंट तो है, बट ये एनफोर्सेबिलिटी तो है ही नहीं, ये तो सोशल अग्रीमेंट है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, तो ये तो क्या नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं जी। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वाइफ को कुछ नहीं मिलेगा। आप जाओ, आप डिवोर्स लो, आप डिवोर्स में मेंटेनेंस मांगो, एक अलग चीज है, वो एक अलग केस है, लेकिन आपको इस प्रॉमिस में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस प्रॉमिस में, इस अग्रीमेंट में लीगल एनफोर्सेबिलिटी तो है ही नहीं। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? तो लीगल एनफोर्सेबिलिटी फैक्ट से पता चलेगी कि किस सर्कमस्टांसेस में ऑफर दिया गया है और किस सर्कमस्टांसेस में एक्सेप्टेंस दी गई है, उससे हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो इस केस को एक बार हम देखते हैं।
देखो जी, केस क्या था, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर के केस पर आ रहे हैं। द हस्बैंड वर्कड इन सिलोन, केम टू इंग्लैंड विद हिज वाइफ ऑन हॉलिडे। ये मैंने तुम्हें बताया था कि दोनों कहाँ आए, इंग्लैंड में आए अपनी हॉलिडेज के लिए, ठीक है। He later returned to Ceylon alone, the wife remaining in England for health reasons. वाइफ वहीं रह गई, ठीक है, हेल्थ रीजंस के कारण से। The husband promised to pay his wife 30 pounds per month as a maintenance, कि भाई ठीक है तुम्हें जो है मैं मेंटेनेंस पर मंथ दूंगा। The marriage broke up. The husband failed to keep up the payment. उसने तो बोल दिया सॉरी, गेट लॉस, अब तो मेरी लाइफ में कोई और है, ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप, ठीक है जी। वाइफ ने क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया, द वाइफ सूड। तो देखो कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, कोर्ट ऑफ अपील सेड द वाइफ कुड नॉट सक्सीड बिकॉज शी हैड प्रोवाइडेड नो कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस टू पे 30 पाउंड्स एंड अग्रीमेंट। सेकेंड पॉइंट देखो, अग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड्स एंड वाइफ्स are not contract because the parties do not intend them to be legally binding। तो कोर्ट ने भी बोला कि भाई हमें इस फैक्ट से कहीं पर भी लीगल बाइंडिंग नहीं दिख रही है, हमें लीगल इंटेंशन नहीं दिख रही है, ये तो हमें हस्बैंड एंड वाइफ का सोशल अग्रीमेंट दिख रहा है, तो दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि सारे हस्बैंड एंड वाइफ के जो है हमेशा सोशल ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अभी इसका ऑपोजिट भी एक केस कराऊंगी तुम्हें मैं। हाँ जी, ये बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर का केस सबको समझ में आया? इज इट क्लियर? फटाफट यस 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 मुझे चैट बॉक्स में लिख दो अगर तुम्हें बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर का केस समझ में आया है तो। कहते हैं ना, बुद्धि लगानी है लीगल इंटेंशन के लिए, है या नहीं है। कोर्ट ने कोई इसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन नहीं दी है, लॉ ने कोई डेफिनेशन नहीं दी है लीगल इंटेंशन की। आपको किस्सा सुन के, केस सुन के पता लगाना पड़ेगा, कोर्ट को पता लगाना पड़ेगा कि भैया इनके दिमाग में क्या था उस वक्त, इनके दिमाग में उस समय लीगल इंटेंशन थी या नहीं थी। और कोर्ट ने जब ये केस सुना तो उन्हें लगा भैया जिस समय इन्होंने प्रॉमिस किया था उस समय तो प्यार मोहब्बत में थे, उस समय इनकी कोई लीगल इंटेंशन नहीं थी, ठीक है जी। चलो दूसरा केस, दूसरे केस पे आते हैं। देखो बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर के बाद में तुम्हें केस दे रही हूं, मैरिड वर्सेस मैरिड। देखो ये भी हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है। अब इसमें क्या था, हस्बैंड है और वाइफ है, ठीक है, दोनों की नई नई शादी हुई है, अभी तो हनी डार्लिंग वाला टाइम पीरियड है, ठीक है जी, बड़ी प्यार मोहब्बत है। अब दोनों ने अपने लिए क्या खरीदा, एक घर खरीदा, हाउस, जो इनके ज्वाइंट नेम पर है। फैक्ट सुनते जाना, ठीक है, ऑन ज्वाइंट नेम्स पे है। अब कुछ टाइम के बाद जब ये हनी डार्लिंग वाला जो टाइम पीरियड है ये खत्म हुआ तो हस्बैंड जी का जो है कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, उन्हें कोई दूसरी पसंद आ गई, तो अब झगड़े शुरू हो गए। तो अब तो हस्बैंड वाइफ को शक्ल मत दिखाना, मैं कहता तुम भी मत दिखाना, वो कहता कलमुहा, वो कहता कलमुही, ठीक है, हनी डार्लिंग से सीधा कलमुहा और कलमुही पे आ गई है। अब जब झगड़े इतने बढ़ गए, यानी कि ध्यान से सुनते जाना, Their marriage is at the verge of divorce, यानी कि इनकी शादी डिवोर्स के कगार पे खड़ी है। अब हस्बैंड ने कहा तुम निकलो इस घर से, वाइफ भी एकदम बोल मैं क्यों निकलूं, तुम निकलो इस घर से, मेरा भी तो घर है, जॉइंट नेम्स में। तो हस्बैंड ने कहा मैं तो शांति से रहना चाहता हूँ, वाइफ ने कहा तो मुझे मेंटेनेंस दो, ऐसे नहीं। अब देखो इनके बीच में क्या डील हो रही है। हस्बैंड ने वाइफ को बोला ओके आई पे यू 40 पाउंड्स पर मंथ एज अ मेंटेनेंस, और इसी में से क्योंकि इस घर पे अभी कुछ लोन बकाया था बैंक का, हाउस लोन होता है ना, होम लोन, तो ये जो 40 पाउंड्स पर मंथ में तुम्हें दूंगा उसमें से तुम क्या चुकाओगी, ये लोन की किस्तें भी चुकाओगी। जब ये लोन पूरा चुक जाएगा, पूरा पे ऑफ हो जाएगा, तब ये घर मैं क्या कर दूंगा, तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा। आफ्टर लोन सेटलमेंट I'll transfer house at your name, ठीक है जी, बात समझ में आ रही है ना सबको। चलो तो मैरिड वर्सेस मैरिड में अब क्या हुआ कि भाई हस्बैंड वाइफ झगड़ा कर रहे हैं, दोनों की तू मैं हो रही है, दोनों कह रहे हैं भैया तू घर से निकल, तू घर से निकल, तू कलमुहा, तू कलमुही।
हस्बैंड ने क्या प्रॉमिस किया, दैट आई पे यू 40 पाउंड्स पर मंथ एज अ मेंटेनेंस, लेकिन उस मेंटेनेंस में से वाइफ को क्या चुकानी है, लोन की किस्तें चुकानी है। और हस्बैंड ने प्रॉमिस किया कि भाई जब ये लोन की किस्तें चुक जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, तो वो ये घर किसके नाम पे ट्रांसफर कर देगा, वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर देगा। वाइफ बोली ठीक है ये डील तो हो गई, मगर मैं भरोसा नहीं करती तुम पे, तुम तो हो ही ऐसे, रुको जी पेपर पे साइन करो। वाइफ अंदर गई, वो पेपर लेकर आई, पेन लेकर आई, ये टर्म्स लिखी गई और दोनों ने पेपर पे क्या की, साइन की, राइटिंग। ठीक है जी। अब हस्बैंड ने 40 पाउंड वाइफ को देने शुरू किए, वाइफ ने क्या किया, उसमें से इंस्टॉलमेंट देनी शुरू कर दी। अब जब लोन की इंस्टॉलमेंट्स खत्म हो गई तो वाइफ ने कहा भाई अब नाम करो घर मेरे, जैसे कि हमारे बीच में डिसाइडेड था। हस्बैंड ने क्यों करूं, मैं तो नहीं करता, हस्बैंड मुकर गया। अब वाइफ ने क्या किया, वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर केस फाइल कर दिया, शी सूड हिम, यानी कि अब केस कहां पर है, कोर्ट में है। अब मुझे बताओ वाइफ को ये घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ। सबसे पहले आंसर आया रामा का, यस मिलेगा, यस यस मिलेगा 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 कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा क्यों मिलेगा, हस्बैंड वाइफ है, लेकिन फैक्ट से पता चल रहा है तुम्हें इसमें क्या है, लीगल इंटेंशन है। दोनों ने अग्रीमेंट झगड़े के दौरान किया। जब हम कोई झगड़ा निपटाने के लिए कागज पे लिख के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिख रहे हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं हमारी क्या है, हमारी लीगल इंटेंशन है। ये केस मैंने इसलिए कराया है कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ होने के कारण ये नहीं कि हमेशा ही सोशल अग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो यहां पर जब ये केस कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा भाई पहली चीज इन्होंने ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस तब लिखी जब ये झगड़ रहे थे, ये प्यार मोहब्बत वाला सोशल अग्रीमेंट तो था नहीं, है ना। झगड़े को निपटाने के लिए जब कोई डिसीजंस लेता है तो उसमें लीगल इंटेंशन होती है। दूसरा इन्होंने क्या किया, इसको लिखा, ये पेपर ही शो करता है कि भैया वो इसको लीगली इम्प्लाई करना चाहते थे, लीगल बाइंडिंग करना चाहते थे, तभी तो पेपर पे लिख के क्या किया, साइन किया। तुम्हारी मम्मी अगर पापा से साड़ी मांगती हैं तो कभी साइन कराती हैं क्या पेपर पे? ऑल्दो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है देयर कैन बी वर्बल कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसा कुछ नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा राइटिंग में होनी चाहिए, बट बहुत सारी चीजें हमें किससे जाननी पड़ेंगी, हमें फैक्ट से जाननी पड़ेंगी। जैसे आप सबने मुझे आंसर दिया कि यस मैम देयर इज एन इंटेंशन। तरुण जी का आंसर आया है मैम अगर पेपर नहीं होता तो क्या होता। बच्चे अगर पेपर नहीं होता तो भी आप बताओ क्या होता, आप खुद बताओ। वो उसको मेंटेनेंस दे रहा है, वो उसमें से लोन मतलब बैंक को पैसा चुका रही है। आप जो फैक्ट्स है कि भैया इन्होंने ये डिसीजन कब लिया, जब उनके झगड़े हो रहे थे, वो डिवोर्स लेना चाहते थे, वो अलग अलग रहना चाहते थे। ऐसी चीजों में आप बताओ किसी का माइंडसेट कैसे होगा, लीगल इंटेंशन वाला होगा नहीं होगा, या मजाक कर रहे होंगे एक दूसरे से, या प्यार मोहब्बत में एक दूसरे को कुछ देना चाह रहे होंगे, आप बताओ। हाँ जी क्लियर हो गया ना तरुण जी, ठीक है। हाँ बट हाँ क्योंकि ये पेपर में था तो ये चीज और ज्यादा पुख्ता हो गई कि भैया अब तो लीगल इंटेंशन है ही। तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होने से ऐसा नहीं है कि सारे अग्रीमेंट सोशल होंगे। तो यस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट था। एक बार पीपीटी से देखते हैं हम, बालफॉर वर्सेस बालफॉर के बाद देखते हैं हम मैरिड वर्सेस मैरिड का। देखो देखो मैरिड वर्सेस मैरिड में द हस्बैंड लेफ्ट हिज वाइफ, हस्बैंड ने क्या किया अपनी वाइफ को छोड़ा। द हस्बैंड अग्रीड टू पे 40 पाउंड्स पर मंथ मेंटेनेंस आउट ऑफ विच द वाइफ वुड पे दी मॉर्गेज। मॉर्गेज का मतलब होता है वही कि भाई बैंक के पास गिरवी रखा था या जिसके पास भी गिरवी रखा था उसमें से उसे कर्जा चुकाना था। When the mortgage was paid off, he would transfer the house from joint names to the wife's names. ऐसा वादा किया। He wrote this down and signed the paper, but later refused to transfer the house. But बाद में उसने घर ट्रांसफर करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। वाइफ ने केस फाइल किया तो क्या डिसाइड हुआ, When the agreement was made, the husband and wife were no longer living together. Therefore, they must have intended the agreement to be binding.
वो साथ में नहीं रह रहे थे, कोई प्यार मोहब्बत नहीं था, झगड़ा था, झगड़े का निपटारा करने के लिए ये टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई थी। दूसरा, द इंटेंशन वाज एविडेंस बाय द राइटिंग, और इस चीज को और पुख्ता करता है क्योंकि उन्होंने ये चीज क्या की, पेपर पे लिखी। द हस्बैंड हैड टू ट्रांसफर द हाउस टू द वाइफ, हस्बैंड को क्या करना पड़ेगा, ये घर वाइफ को देना ही पड़ेगा। हाँ जी, ये बात सबको समझ में आती है मेरे ख्याल से। अब तुम लोगों को लीगल इंटेंशन क्लियर होगी, दैट व्हाट डू यू मीन बाय लीगल इंटेंशन। ठीक है जी, लीगल इंटेंशन तुम्हें फैक्ट से, केस को देखने के बाद, सुनने के बाद ही अपने आप ये जज करना पड़ेगा कि भैया इसमें लीगल इंटेंशन है या नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? हाँ जी, लीगल इंटेंशन मुझे बताओ, दो केसेस हमने इनमें पढ़े। पहला कौन सा, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। हस्बैंड कहाँ आया, इंग्लैंड आया, इंग्लैंड में वाइफ रुक गई, उसने वाइफ को क्या प्रॉमिस किया, 30 पाउंड्स पे करने के लिए प्रॉमिस किया, बट बाद में देना बंद कर दिया और मैरिज को भी क्या कर दिया, उसने मना कर दिया। वाइफ ने क्या किया, केस फाइल किया, तो कोर्ट ने क्या बोला, नहीं भैया ये तो प्यार मोहब्बत वाला अग्रीमेंट था, इसमें कोई लीगल इंटेंशन नहीं थी। लीगल इंटेंशन केस फाइल करते वक्त नहीं देखनी है, लीगल इंटेंशन जब ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ था उस टाइम पे देखनी है। तो उस टाइम पे तो दोनों प्यार मोहब्बत में थे। ठीक है जी, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दूसरा केस हमने कौन सा पढ़ा, मैरिड वर्सेस मैरिड का। हस्बैंड एंड वाइफ का केस है, बट स्टिल इसे लीगल इंटेंशन माना जाएगा इसमें। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये अपने झगड़े को सुलटाने के लिए किया और बकायदा उसको पेपर पे भी लिखा। ठीक है, तो ये दो केसेस हमने आज पढ़े थे। चलो दोबारा आते हैं हम अपनी इन 3 इक्वेशंस पे। ठीक है जी, मैंने 3 वर्ड्स लिए थे आज और पूरी क्लास में तुम्हें सिर्फ ये 3 वर्ड्स ही पढ़ाए हैं, मैंने और कुछ नहीं पढ़ाया है। प्रॉमिस, अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉमिस किससे बनेगा, फटाफट बोलते जाओ। हाँ जी, ऑफर, ऑफर को लीगल भाषा में क्या बोला जाता है, प्रपोजल। उसमें कब वो प्रॉमिस बनेगा, जब उसमें एक्सेप्टेंस ऐड हो जाएगी। तो प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। प्रॉमिस में जब क्या मिल जाएगा, कंसीडरेशन मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वो अग्रीमेंट बन जाएगा। और अग्रीमेंट में जब एनफोर्सेबिलिटी मिल जाएगी तो क्या बन जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। हाँ जी, पहले मुझे यहां तक बताओ, किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी फटाफट। यस आई एम वेटिंग। अगर इन तीनों चीजों में किसी को कुछ पूछना है तो फटाफट सेक्शंस बता दो। हाँ जी, मैंने आपको प्रॉमिस का सेक्शन बताया पहले, फिर मैंने आपको अग्रीमेंट का सेक्शन बताया, फिर मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट का बताया। हाँ जी, सबसे पहले प्रॉमिस का सेक्शन बताओ फटाफट। टू बी, वेरी गुड। अग्रीमेंट का, सॉरी 2 लिखना भूल गई। हाँ जी, अग्रीमेंट का, वेरी गुड, सेक्शन 2E। कॉन्ट्रैक्ट का 2H। ठीक है जी, चलो तो क्लियर है सबको? ये 3 सेक्शंस जो है हमने आज पढ़े हैं, 2B, 2E एंड 2H। ठीक है, कंसीडरेशन का 2D होता है लेकिन हम उसको बाद में अभी पढ़ेंगे। ओके चलो जी, तो ये आज हमने पढ़ा था। एक बार दोबारा से पहली इक्वेशन लिख के भेजो मुझे फटाफट चैट बॉक्स में। फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं सबसे पहले कौन लिख के भेजता है। वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 नाम मैं अनाउंस करूंगी सबसे पहले। हाँ जी, पहली इक्वेशन फटाफट देखते हैं कौन लिखता है। हाँ जी, रामा की सबसे पहले आई, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, फिर आई तरुण की, फिर आई जैस्मिन की। ओके चलो जी, दूसरी इक्वेशन फटाफट। प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल टू अग्रीमेंट, वेरी गुड। फिर रामा फर्स्ट आ गई, देखते हैं रामा के बाद।
हाँ जी, लिखो 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 लिखो, मल्लिका, वेरी गुड। अच्छा, ये P + C = A नहीं लिखना, शॉर्ट फॉर्म, इतनी शॉर्ट फॉर्म नहीं, ठीक है। तरुण की चल जाएगी, चलो इतनी फिर चल जाएगी। प्रॉमिस + कंसिडरेशन = अग्रीमेंट। अच्छा जी, ठीक है। तो मल्लिका, तरुण, कीर्ति इनका आया। अच्छा, तीसरी इक्वेशन फटाफट। अच्छा, फिर रामा जी फर्स्ट आ गई। अग्रीमेंट + एनफोर्सेबिलिटी = कॉन्ट्रैक्ट। चलो जी। अच्छा, प्रॉमिस का सेक्शन टू बी, अग्रीमेंट का सेक्शन टू बी, कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन टू एच, ठीक है। तो आज हमने यहां तक पढ़ा था। 2 केसेस हमने पढ़े। पहले केस का नाम बताओ, देखते हैं कौन लिख के भेजता है। हाँ जी, फटाफट बताओ। पहला केस कौन सा पढ़ा आज हमने? लीगल इंटेंशन का, एनफोर्सेबिलिटी का। बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, वेरी गुड। अच्छा जी, ओके। बॉल एंड बॉल नहीं बच्चे, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, बाल्फोर बाल्फोर, ठीक है जी। काफी बच्चों का आंसर आया, ओके, बाल्फोर, ठीक है। सेकंड केस हमने कौन सा पढ़ा? मैरिड वर्सेस मैरिड, मैरिड वर्सेस मैरिड। हाँ, अब देखो फास्ट हो गए, वेरी गुड। मैरिड 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 मैरिड, मैरिड वर्सेस मैरिड नहीं है बच्चे, मैरिड वर्सेस मैरिड ही है, ठीक है। चलो, तो यहां तक तो तुम्हें याद हो गया है। इसके आगे का जो है, अभी तो ये मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ए भी नहीं पढ़ाया है पूरा, ठीक है। अभी तो पढ़ेंगे आगे, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये हम बेसिक सेक्शंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। और ये क्लास जो है, अच्छा, जो भी क्लास है, आप सबको पता है कि आपकी ऐप पर आ जाएगी। 24 to 48 आवर्स लगते हैं प्रोसेसिंग में, तो ऑटोमेटिकली ये क्लास जो है वो आपकी ऐप पे सेव हो जाएगी। तो अगर किसी की छूट गई है, बीच में मिस हो गई है, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं, ठीक है। और मैं अपना नंबर दे देती हूँ बच्चे, अगर आपको कहीं पर भी पढ़ते हुए अगर डाउट आता है। अच्छा, सारी बुक्स मटेरियल सब यहीं से मिलेगा, इंस्टीट्यूट से, आपको ये सब पता है ना। मैं अपना नंबर दे रही हूँ आपको, इट्स 9711331153 फॉर एनी डाउट रिलेटेड टू माई सब्जेक्ट लॉ, ठीक है। बाकी नहीं, बाकी तो आप रिसेप्शन से पता करो। लैपटॉप पर ऐप चलेगा बच्चे, ये आप मैम से एक बार रिसेप्शन से पूछ लो। मैंने कहा ना, मैं लॉ के डाउट्स के लिए हूँ, ठीक है। ठीक है मैम, हम लोगों को टाइम टेबल कब मिलेगा? मिल जाएगा बच्चे, वेरी सून यू विल गेट योर टाइम टेबल्स, ठीक है, ठीक है। तो लॉ का अगर कोई भी डाउट होगा, मैं अपनी बुक देती हूँ, वो बुक आपको मिल जाएगी, पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगी। जो बच्चे काउंटर से कलेक्ट करना चाहे वो काउंटर से भी कलेक्ट कर सकते हैं। मेरी बुक आपको बहुत इजी फॉर्मेट में मिलेगी। दूसरा है बच्चे आपका आईसीआई का मॉड्यूल, ठीक है। थोड़ा सा बता देती हूँ पढ़ना कैसे है। आईसीआई का मॉड्यूल देखो, एक बार आपको गो थ्रू जरूर करना चाहिए। गो थ्रू का मेरा मतलब है कि जैसे आपने नोट्स बनाए, मेरी क्लासेस अटेंड की, आपने मेरी बुक पढ़ी, उसके बाद एक बार आपको आईसीआई के ना पेजेस जरूर देखने कि हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि आईसीआई का जो मॉड्यूल है ना, वो हमने पूरा क्या किया है, कवर अप किया। मैं आईसीआई के मॉड्यूल से थोड़ा फालतू ही कराऊंगी, कम नहीं कराऊंगी, ठीक है। बट फिर भी जो जो चैप्टर आप मेरे साथ फिनिश अप करते जा रहे हो, वो एक एक बार, चाहे एक रीडिंग ही, ऊपर से एक रीडिंग ही होती है ना, हाँ ये ठीक है, ये टॉपिक है, ये अच्छा, हाँ ये मैम ने करा दिया, देन पन्ना पलट दिया, फिर पेज पलट दिया। तो इस ढंग से गो थ्रू होने से होगा क्या कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है, कि आईसीआई का मॉड्यूल भी हमने पूरा कर लिया। सिमिलर इज विद द सीएमए स्टूडेंट्स, सीएमए वालों को भी ऐसे ही करना है। मेरा मॉड्यूल पढ़ो, मेरे साथ जैसे क्लासेस में हम जो भी सीक्वेंस चला रहे हैं, क्योंकि मैं सीक्वेंस उस हिसाब से बनाती हूँ जिससे बच्चों को ज्यादा अच्छे ढंग से समझ में आए। आपके मॉड्यूल्स में ना थोड़ा हैप्पीजार्ड मैनर में दिया होता है, आगे पीछे दिया होता है। जो चीज मतलब आपको पहले समझ में आनी चाहिए वो बाद में दी है, चैप्टर के एंड में दी है, ठीक है। तो सीक्वेंस मेरा और आपके मॉड्यूल्स का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सारा सब कुछ कवर अप होगा, वो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जब आप मेरा मॉड्यूल पढ़ने के बाद जब आप अपने इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। वो अभी आपको हो सकता है माइंड में लगे, बट कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आएगी तो आप मुझे वो फोटो क्लिक करके और मुझे व्हाट्सअप कर दो, ठीक है। पीडीएफ बच्चे ऐप पे मिल जाएगा आपको, और जिन बच्चों को अपनी बुक्स कलेक्ट करनी है तो वो काउंटर से कलेक्ट कर सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में जो लेना चाहते हैं, ठीक है। जो बच्चे कुरियर कराना चाहते हैं वो उन्हें कुरियर भी मिल जाएगा, तो वो तो आप रिसेप्शन पे बात कर लीजिए। हाँ
बच्चे, आपको लॉ का नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट्स का जितना भी मटेरियल है वो सारा हमारे यहाँ से मिलेगा। सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट की सीरीज मिलेंगी, वीकली टेस्ट भी मैम ने आपको बता दिया होगा कि हर सैटरडे जो है आपका टेस्ट होगा, ठीक है ना। जो जो आप पढ़ते जाओगे उसके हिसाब से आपका सैटरडे को टेस्ट भी होगा, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। ओके, एनी अदर डाउट? कुछ और पूछना है मटेरियल से रिलेटेड, टेस्ट पेपर से रिलेटेड? चलो जी, ठीक है, तो एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास। कीर्ति, आपने कुछ पूछा सेक्शन, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय सेक्शन, मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं उसमें? कीर्ति, यस यू वांट टू आस्क समथिंग बच्चे? हाँ बच्चे, केसेस लर्न करने हैं आपको। जो केसेस मैं क्लास में कराऊंगी वो आपको लर्न करने हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में यू हैव टू राइट इट। ठीक है, मेरी बुक में आपको सारे केसेस मिलेंगे, टेंशन मत लो उसकी। हाँ सारे, मतलब जो आपके मॉड्यूल में बहुत सारे दिए हैं वो सारे नहीं करने, जो जो करने हैं वो मैं यहाँ पे कराऊंगी। ठीक है, तो चलो, ओके बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास।